इसके अंदर मैं आपको रीजंस बता देता हूं कि क्यों ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। सबसे पहले तो CNIC कॉपी जो है ना, यहाँ लिखा है मिनिमम कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल। और याद रखें कि ये वीडियो हम बना रहे हैं 23 मार्च 2019 को, और इसका ताल्लुक है टैक्स रिटर्न्स 2018 का। लेकिन ये जो लिस्ट यहाँ बनाई है ये तकरीबन यूनिवर्सल है। अगर आप इस वीडियो को 31 मार्च 2019 के बाद भी देख रहे हैं तो ये चेक लिस्ट आपको एक जनरल गाइडलाइन दे रही है। ये टैक्स ईयर 2019-20 गोइंग फॉरवर्ड, जब तक एक कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आ जाता तो ये लिस्ट कामयाब, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें ये तो वो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी कौन कौन से टैक्सेस हम वापस ले सकते हैं, और ये चेकलिस्ट सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है। अब CNIC कॉपी का मतलब है कि आप FBR का जो IRS ऑनलाइन सिस्टम है उस पर रजिस्टर हो जाए, और यूजर नेम आपका ID कार्ड होता है। यहाँ चूंकि इस पूरी वीडियो में इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, और पासवर्ड जो है ना यूनिक होता है, वो ख्याल से रखें, और पिन भी यूनिक होता है। और कोशिश करें जब कंसल्टेंट भी आपकी टैक्स फाइलिंग करे तो उससे कहें कि जो इनरोलमेंट के टाइम पे FBR के IRS पे ऑनलाइन पे मेरा, आप उस कंसल्टेंट को कहें कि मेरा ही या जो है ना ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करें, ताकि कल को जब आप कंसल्टेंट चेंज करें तो आपको उससे रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, आप खुद लॉग इन करके अपना जो है ना डिटेल्स चेंज कर सकें। और फिर पासवर्ड और पिन तो वो दे ही देता था, लेकिन फंडामेंटल बात यह कि रजिस्ट्रेशन के टाइम तो CNIC इसलिए भी चाहिए होता है कंसल्टेंट्स को भी और आपको भी कि आपने वो करना। उसके बाद फिर आप सैलरी स्लिप्स जो है वो एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स हो, क्योंकि उसमें प्रोविडेंट फंड भी होता है, उसके अंदर आपकी सैलरी और बेनिफिट्स होते हैं। सैलरी तो सारी ग्रॉस जो है ना उस पर टैक्स लगता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड वगैरह की फिगर्स आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाती हैं और अक्सर रह जाती हैं आपसे भी या कंसल्टेंट से भी, क्योंकि जो है ना वो आपके एसेट्स हैं और वो वहां पे शो होने चाहिए, और बाकी इनकम यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, और मैं इसको थोड़ा सा ये देख ले। अच्छा जी, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो क्योंकि बहुत सारे लोग, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है जो सबसे क्रिटिकल है, और उसका टाइम पीरियड हर साल के जुलाई से जून का होगा। इस केस में जुलाई 17 से जून 2018। और अगर एज ए सैलरीड पर्सन आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो काइंडली आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, ठीक है जी, इस वीडियो को देखने के बाद। अब टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा। सैलरी स्लिप तो एम्प्लॉयर आपको हर महीने देता रहा, और काइंडली लेबर लॉ की भी रिक्वायरमेंट है कि आपको सैलरी स्लिप मिले जिसमें सब चीजों का ब्रेकअप हो, तो काइंडली लिया करें, आपका राइट है। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी फौरन जुलाई में ले लिया करें। इस केस में तो आप फाइल में लगा लें। फिर आपने सेम टाइम पीरियड के लिए बैंक स्टेटमेंट लेनी है। उसकी वजह ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी भी आई होती है और हो सकता है और अमाउंट्स भी, तो अच्छा होगा कि कंसल्टेंट या आपको खुद भी रिमाइंडर हो जाएगा कि हाँ यार ये अमाउंट थी। जरूरी नहीं कि वो आपकी इनकम हो, इसलिए प्रोफेशनल हेल्प हम कहते हैं कि टैक्स दोस्ती हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प लें, ताकि जो है कल को अगर ऑडिट ओपन होता है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अगर और अमाउंट्स क्रेडिट हुए तो ये ना हो कि वो उसको इलीगल मनी समझें वगैरह। उसके अलावा एक लिस्ट बना ले आपके पर्सनल एसेट्स की, और इस लिस्ट में कोई मुश्किल बात नहीं होगी, एसेट्स की भी और लाइबिलिटीज की। बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो यूज करते हैं, उसके बेस पे खर्चा करते हैं, वो भी वेल्थ स्टेटमेंट में अगर शो कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा लोगों ने किस्तों पे गाड़ियां या घर वगैरह प्लॉट्स लिए हैं तो वो भी लाइबिलिटीज में आ रहा है। एसेट्स में आपने बेसिकली ये करना है कि जो चीजें आपने प्रीवियस ईयर्स में खरीदी हैं, किस कॉस्ट पे खरीदी है, किस वैल्यू पे खरीदी। तो आई होप कि ये जो सैलरीड पर्सन की ये कंपलसरी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स थे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आपके डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में है, दोनों के लिए ये तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं। पाएंगे कि जब आप ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, इसके बेस पर आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको कुछ ऐसे रिलीफ हैं जो आपको मिल सकते हैं, जो हम लास्ट हेल्प करता है। अब आते हैं कि एक सिस्टम बन गया है डिडक्शंस का। बहुत ज्यादा जो है ना डिडक्शंस होती हैं, तो
तकरीबन जो डिडक्शंस होती हैं आपसे इनकम टैक्स के नाम से, ए टैक्स, एडवांस टैक्स के नाम से, वो आप वापस हासिल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को कंक्लूड भी करना चाहूंगा, तो आप देख लें ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जब आप अपने कंसल्टेंट को देंगे या खुद यूज करेंगे तो वह टाइम पीरियड वही जुलाई 2018 से जुलाई 2017 से जून 2018 तक होगा, या जो भी टैक्स ईयर में आप ये देख रहे हैं जुलाई टू जून होगा। आप अपने हेल्पलाइन पे फोन करके प्रीपेड पोस्टपेड का सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं, ठीक है जी। ये वो टैक्स है कटा है, जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने आपसे सारा टैक्स काट लिया तो फिर ये रिफंड बनना शुरू हो जाएगा। आपके बिजनेस में भी हो सकता है आपसे बहुत सारा टैक्स कट गया हो तो ये रिफंड बनना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो ज़कात आप बैंक्स वगैरह फॉर्मली पे करते हैं, ज़कात कमेटी को, गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो भी आप माइनस कर सकते हैं। वो आपके टैक्स नहीं, वो आपकी इनकम में से माइनस होगी, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। इसके अलावा जो प्रॉफिट आप कमाते हैं वो आप माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपने शो जरूर करना है कि मेरा चाहे वो 10 रुपए ही प्रॉफिट हो, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे, चूंकि आप अपनी वेल्थ में शो करते हैं, तो उससे रिलेटेड टैक्स डिडक्शन जरूर शो करें, अच्छा होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे बेतहाशा पीटीसीएल पे भी डिडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी होती है, इंटरनेट पे भी होती है, गैस पे फिलहाल नहीं। तो ये सब वो टैक्स है जो आपसे डिडक्ट हुआ है, चाहे आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं। तो जब टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा फायदा ये है कि आप ये अमाउंट्स जो काफ़ी बन जाती है साल में 10, 15, 20 हज़ार रुपये, अगर कंबाइन कर लें तो ज़्यादा, अगर आपका इंटरनेट का खर्चा ज़्यादा है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या घर का इंटरनेट है या बिजली घर का, या अगर कमर्शियल एरिया तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है, उसी मुताबिक टैक्स भी उस पर बहुत ज़्यादा कटता है। चैरिटेबल डोनेशन ये है कि शौकत खानम वगैरह और जो अच्छे इदारे अगर उनको देते हैं तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से कुछ टैक्स क्रेडिट माइनस कर सकते हैं। अभी पॉसिबल नहीं कि एक्सप्लेन करें, लेकिन आप समझेंगे ये वो सब चीज़ें हैं जो या तो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं या आपके टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं। उसी तरह अगर आप इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे भी आपको आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है, खासतौर पे बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन सैलरीड पे भी। इसी तरह अगर एयर टिकट खरीदते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक भी फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल भी फर्स्ट क्लास, तो इकोनॉमी क्लास नहीं, तो आपसे टैक्स डिडक्शन होती है। आपके ई जो टिकट होता है उसमें लिखा होता है, उसकी प्रिंट आउट लें और क्लेम करें, काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे भी होता है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। एजुकेशन आप पैसे अगर भेज रहे हैं तो स्टेट बैंक आपसे 5% वो काट रहा है, और वो रीइंबर्सेबल यानी एडजस्टेबल टैक्स कैश। इसी तरह अगर क्रॉस चेक भी लिखेगा नॉन फाइलर तो ये एडवांस टैक्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कटेगा, यानी बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो नॉन फाइलर जो है ना उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर पे, इसी तरह प्रॉपर्टी की आप समझ सकते हैं, लैंड बिल्डिंग के, और उसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। फंक्शन गैदरिंग, इसमें कुछ लिमिट आ गई है कि छोटे फंक्शंस पे अब नहीं करेगा, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस अगर आप पे करते हैं उस पर टैक्स कटता है। और फिर अगर स्टार्ट होती है और पब्लिक सेक्टर में अगर आप पढ़ाते हैं तो भी आपको 40% टैक्स डिस्काउंट मिलेगा।